हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मेंटेनेंस को लेकर हम बात करेंगे। एक ऐसा जजमेंट जो कि अभी हाल ही में मार्च 2026 में ही आया है, आपके सामने रखूंगा, जहां पर पत्नी को मेंटेनेंस देने से मना कर दिया गया। इस आधार पर मना कर दिया गया क्योंकि पत्नी अपनी मर्जी से म्यूचुअली पति से अलग रह रही थी और मेंटेनेंस क्लेम कर रही थी। कोर्ट ने कहा भाई इस प्रकार से आप जो है मंथली मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती हैं और उसकी जो पिटीशन थी वो खारिज कर दी। तो अब केवल इस लाइन से आप समझ सकते हो कि वीडियो कितना इंपॉर्टेंट रहेगा आप सब लोगों के लिए, क्योंकि आप सब लोग अधिकतर यही कहते हैं कि मेरी पत्नी अपनी मर्जी से अलग रह रही है, मैंने नहीं निकाला है, लेकिन फिर भी मैं मेंटेनेंस दे रहा हूं या मुझे देना पड़ सकता है, तो क्यों दूं। तो ऐसे में ये डायरेक्टली रिलेट करता है आपके क्वेश्चन से, और चूंकि बिल्कुल फ्रेश जजमेंट है, हाल ही का जजमेंट है, तो आप सब लोगों के लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगा। तो आज के इस वीडियो में इस पूरे मामले के फैक्ट्स हम शॉर्ट में जानेंगे और फिर देखेंगे कि नीचे की कोर्ट से हाई कोर्ट तक क्या जजमेंट हुए और किस आधार पर हुए, कौन सा कानून लागू करते हुए पत्नी का मेंटेनेंस खारिज किया गया और वास्तविक परिस्थितियां क्या थी। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस प्रकार के वीडियोज आपसे मिस ना हो और इनकी जानकारियां आपको निरंतर और सबसे पहले मिलती रहे। तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मोटे मोटे फैक्ट्स जानते हैं ताकि हमें पता चले मामला कब से कैसे चल रहा था। 1990 में दोनों पक्षकारों की शादी हुई थी, यानी काफी पहले शादी हुई। इस मैरिज से उनको एक बच्चा हुआ। अब दोस्तों, दोनों के बीच में कुछ विवाद हो गया। उस विवाद में हम नहीं जा रहे हैं क्या विवाद हुआ, हम केवल फैक्ट्स जानते हैं। और दोस्तों, इस विवाद के बाद पत्नी ने अपनी तरफ से पति के ऊपर एक क्रिमिनल केस भी कर दिया, एक मेंटेनेंस का केस भी कर दिया। लेकिन दोस्तों, अगस्त 1995 में दोनों पक्षकारों के बीच में एक सेटलमेंट हो गया। अब ये सेटलमेंट एक प्राइवेट सेटलमेंट था, जैसे कि आप लोग एग्रीमेंट बना लेते हैं ना, उस तरह का दोनों पक्षकारों ने एग्रीमेंट बना लिया, जिसके तहत जो पत्नी थी उसने अपनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग को वापस ले लिया, अपना मेंटेनेंस केस भी उसने वापस ले लिया और 10,000 रुपए पति से लिए। पति ने कहा भाई बस मैं यही दे रहा हूँ फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। पत्नी ने कहा ठीक है, खत्म। और उसके बाद से दोनों पक्षकार अलग रहने लगे। अब दोस्तों, काफी समय गुजर गया इसी तरह से, बच्चा छोटा था, तो पत्नी ने अपनी तरफ से तो मेंटेनेंस क्लेम नहीं किया, लेकिन बच्चे के लिए मेंटेनेंस क्लेम किया और ये मामला लोक अदालत में डिसाइड हुआ, जहां पर पति ने स्वयं ही बच्चे को मेंटेनेंस देना स्वीकार कर लिया कि ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बच्चे को देने में। इसके बाद दोस्तों फिर समय गुजरता चला गया और लगभग एक डिकेड के बाद, एक दशक के बाद, 10 सालों के बाद पत्नी ने एक फ्रेश मेंटेनेंस पिटीशन फाइल कर दी, जिसमें उसने खुद के लिए भी मेंटेनेंस क्लेम कर दिया अंडर सेक्शन 488 ऑफ सीआरपीसी। अब इनिशियली जो मैजिस्ट्रेट साहब थे, नीचे की कोर्ट थी, निचली अदालत, उन्होंने 2,000 रुपए प्रति माह का ऑर्डर कर दिया पति को कि भाई आप इतना दीजिए और फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन आपको देना है, और साथ ही यह भी कह दिया कि हर साल इसमें 10% का इंक्रीमेंट भी होगा। अब पति इस निर्णय से काफी क्षुब्ध था, तो क्षुब्ध होकर के, व्यथित होकर के वो सेशन कोर्ट में आया। सेशन कोर्ट में उसने इस आदेश को चैलेंज किया। अब यहां सेशन कोर्ट को मामले को देखना था। अब सेशन कोर्ट ने देखा और रिलाय किया उस एग्रीमेंट पर, बोला भाई आप 1995 में अलग हो चुके थे और आपसी सहमति से म्यूचुअली आप दोनों अलग हुए थे और अलग रह रहे थे, तो फिर ऐसी कंडीशन में तो सेक्शन 488 का सबसेक्शन 5 लागू होता है कि आप मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती हैं अगर आप म्यूचुअली अपनी मर्जी से अलग रह रही हैं। तो फिर ऐसे में आप मेंटेनेंस के अधिकारी नहीं होंगी और जो मेंटेनेंस का आदेश हुआ था उस आदेश को सेटिसाइड कर दिया गया। अब इस आदेश से पत्नी क्षुब्ध हुई और मामला पहुंच गया हाई कोर्ट में। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट को यहां पर डिसाइड करना था कि मेंटेनेंस रखना है या मेंटेनेंस नहीं रखना है। तो यहां पर पत्नी का यह कहना था कि अभी तक उनका डाइवोर्स तो नहीं हुआ है, वो विधिवत उसकी पत्नी है, तो अभी भी उसको मेंटेनेंस मांगने का प्रॉपर राइट है। अब यहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मामले को देखा, तथ्यों पर विचार किया और ये अवलोकन किया कि 1995 में दोनों पक्षकारों का एक एग्रीमेंट हो गया था, जिसके तहत दोनों पक्षकार म्यूचुअली अलग अलग रह रहे थे। उसके बाद पत्नी ने सालों तक कभी मेंटेनेंस के लिए कोई क्लेम नहीं किया और अचानक से फिर ये पिटीशन सालों बाद लगा दी। इसके अतिरिक्त वो जो प्राइवेट एग्रीमेंट हुआ था उस समय पे पत्नी ने पति से 10,000 रुपए स्वीकार भी किए थे, जिसे ये माना जाएगा कि भाई आपने जब वन टाइम एक बार ले लिया है पैसा, तो अब आप दोबारा क्यों मेंटेनेंस मांग रहे हो। और सेकेंड रीजन था कि आप म्यूचुअली अलग रह रहे हो, तो जब आप म्यूचुअली अलग रह रहे हो तो आपको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। सेक्शन 488(5) के तहत आप विधिवत मेंटेनेंस नहीं मांग सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ कोर्ट ने यह भी कहा कि भाई ऐसी परिस्थिति में जो अदालतें होती हैं उनको थोड़ा सा सेंसिटिव रहना चाहिए, फाइनेंशियल हार्डशिप को भी देखना चाहिए। तो यहाँ कोर्ट ने नोटिस किया कि जब लोक अदालत में मामला गया था बच्चे के मेंटेनेंस के टाइम पे, तो वहां पर पति वन टाइम सेटलमेंट में 2.5 लाख रुपए देने को रेडी था। तो कोर्ट ने कहा चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, मंथली मेंटेनेंस तो खारिज।
क्योंकि उसे लेने की आप विधिवत अधिकारिणी है ही नहीं। लेकिन पति को साथ ही ये कहा कि आप 2.5 लाख रुपए जो पहले देने को रेडी थे वही 2.5 लाख रुपए इसको दे करके वन टाइम सेटल कर दो और मामला खत्म कर दो। और इस प्रकार से इस मामले का डिस्पोजल कर दिया, यानी कि निस्तारण कर दिया। तो यानी जो हमारे काम की चीज है वो क्या है, 488(5) सीआरपीसी, जिसके तहत पत्नी अगर म्यूचुअली अलग रह रही है तो मेंटेनेंस की अधिकारिणी नहीं होगी। और यही सेम प्रोविजन आज के समय 125(4) में है और अब वो भी बदल के बीएनएसएस में तब्दील हो चुका है। लेकिन प्रोविजन आज भी है। केवल आपको साबित ये करना होता है कि आप दोनों म्यूचुअली अलग रह रहे थे, कहने से काम नहीं चलेगा। इस मामले में भी कोई खास प्रूफ नहीं था, एक प्राइवेट एग्रीमेंट के आधार पे ही ये मान लिया गया कि दोनों म्यूचुअली अलग रह रहे थे। कोर्ट ने माना भी कि भाई प्राइवेट एग्रीमेंट की ऐसे तो कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन एटलीस्ट इससे ये तो पता चल ही रहा है कि दोनों आपसी सहमति से अलग हुए थे। तो बात वही है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कौन सी चीज कहाँ काम आ जाए कुछ नहीं पता। अगर आपको पता है कुछ हो नहीं सकता तो जितना हो सकता है एटलीस्ट उतना तो कर लेना चाहिए। बाकी आप लोग की हेल्प के लिए इस मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।